जय हिंद दोस्तों। अगर आपका भी लोन 15 लाख के अंदर है और आप सभी सोच रहे हो कि इसकी सेटलमेंट कैसे करवाई जाए, इस लोन को माफ कैसे करवाया जाए, तो आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाला हूं। जिस तरीके से आप सभी अपना लोन सेटलमेंट करवा सकते हो, अपने लोन को माफ करवा सकते हो। अगर आपका 15-20 लाख के अंदर कोई लोन है और वो भी विदाउट केस। जी हाँ दोस्तों, जो सबसे बड़ा डर रहता है चेक बाउंस या फिर सेक्शन 25 का केस, जो सबसे बड़ा आजकल क्या होता है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कितना बड़ा भी लोन हो, चाहे मान लेते हैं चलो 10 लाख का है, 5 लाख का है, जो भी हो, 20 लाख के ऊपर है, ठीक है, उसमें डर क्या रहता है? सब लोगों को पता है, सब लोग जान चुके हैं, आर्बिट्रेशन के बारे में जान चुके हैं, अपना डिमांड नोटिस के बारे में जान चुके हैं, अपना जो और क्या क्या चीजें हो सकती है, रिकवरी के बारे में, सब चीजों के बारे में मेनली जान चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो डर रहता है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई साहब अगर केस हो गया सेक्शन 25 का या फिर चेक बाउंस का, तो उसको कैसे हैंडल करा जाएगा। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अपने ऊपर केस होने से भी कैसे रोके, और ये 100% वर्किंग ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। आप सभी इस ट्रिक को अगर फॉलो करोगे तो आपके ऊपर कोई भी सेक्शन 25 का या फिर कोई भी चेक बाउंस का केस भी नहीं लग पाएगा। जी हाँ, और लाइव एग्जांपल के साथ बताऊंगा। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं, दो हमारे क्लाइंट है, उनका एग्जांपल देने वाला हूं। एक क्लाइंट ने गलती करी, एक क्लाइंट ने सही तरीके से अपनी सेटलमेंट करवाई, और उनके ऊपर केस क्यों नहीं लगा। दोनों में सेम प्रोसीजर था, दोनों में सेम कंपनियां थी, दोनों में ही लमसम अमाउंट में थोड़ा फर्क था, 4-5 लाख का अमाउंट में फर्क था, बट दोनों में ही लमसम सेम चीजें थी। और एक में केस हुआ, एक में केस क्यों नहीं हुआ, आज मैं आप सबको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष कुमार, आप सभी का इस चैनल लोन डिस्ट्रॉय में स्वागत करता हूं। अगर आपको लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कोई कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, कॉल डाइवर्ट करवाना चाहते हो, कोई लीगल नोटिस आ रहा है, ऐसी कोई परेशानी, सेटलमेंट करवाना चाहते हो, ऐसी कोई भी दिक्कत है, तो दोस्तों यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और कई बार सारे भाई हमारे पूछते रहते हैं कि सर नया वीडियो कब आएंगे, नए वीडियो कब आएंगे। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, इस चैनल पे डेली ही वीडियो पड़ते हैं। आप सबको दिक्कत क्या है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। आप लोग सब्सक्राइब करो, उसके बाद बेल आइकन दबाओ। बेल आइकन एक बार दबाओगे तो उसके बाद आप सबके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी, आप सभी वीडियो देखोगे, है नहीं है। और बहुत जल्द हो सकता है कि हम लोग इस चैनल पे लाइव भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही लाइव स्टार्ट करेंगे आप सभी को बताएंगे, आप सभी को नोटिफाई करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अमाउंट 5 लाख के अंदर जितने भी लोन होते हैं उन सब में तो वैसे ही केस का खतरा लमसम बहुत कम रहता है, 90% तो उस पर केस होता ही नहीं है। लेकिन अब आते हैं बड़े प्लेयर्स की बात, जिनका लोन 10 लाख होता है, 15 लाख होता है, 20 लाख होता है, ठीक है। 20 लाख के ऊपर तो थोड़ा खतरा बढ़ जाता है, लेकिन जो इस अमाउंट के बीच में आते हैं, वो लोग केस होने से कैसे रोक सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक ट्रिक बता देता हूं। बैंक को भी पता है कि केस करने से उनका पैसा उनको नहीं मिलने वाला। जी हाँ, बैंक को भी पता है कि आपके ऊपर अगर केस कर दिया सेक्शन 25 का या फिर चेक बाउंस का, तो उनका पैसा उनको नहीं मिलने वाला। होगा क्या, केस चलेगा और कुछ नहीं होगा ज्यादा। अभी मैं आप सभी को बता देता हूँ, एक हमारे क्लाइंट है, उनका जो लोन डिफॉल्ट है वो 2020 में हुआ था, लॉकडाउन के समय। जैसे ही लॉकडाउन लगा था तो इनका व्यवसाय था वो बंद हो गया पूरी तरीके से, ठप पड़ गया। तो उनका बिजनेस लोन था वो डिफॉल्ट हो गया प्रॉपरली। उनके ऊपर बैंक ने जो है वो चेक बाउंस का केस करा, और आज 2025 आ चुकी है, 5 साल हो चुके हैं, लमसम बीत चुके हैं। और आप बात नहीं मानोगे, अभी तक उस चेक पे, जो चेक केस है ना, उस पर सिग्नेचर तक वेरीफाई नहीं हुआ। जी हाँ, वो खाली ऐसे लटक रहा, चल रहा है। लेकिन बैंक ऐसा करती क्यों है? अब कई भाई लोग पूछेंगे ना कि जब कुछ हो ही नहीं रहा, इनको पैसा वहां से भी नहीं मिल रहा, तो बैंक कर क्यों रही है ऐसी चीजें। देखो, बैंक का मेन पर्पस क्या है, जब आप लोग कम्युनिकेशन तोड़ देते हो प्रॉपरली तरीके से। जी हाँ, जब वहां बैंक को कुछ दिखता नहीं है, बैंक की तरफ से कोई तब एक्शन लिया जाता है। जैसे मान लेते हैं, दो क्लाइंटों का मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूं। एक हमारे क्लाइंट है मुंबई के और एक क्लाइंट है गुजरात के। जी हाँ, गुजरात में अहमदाबाद से। तो दोनों का ही लमसम सेम अमाउंट था। दोनों का बैंक में थोड़ा फर्क था, मतलब एक ऐप जो है एनबीएफसी वहीं से लिया गया था, लेकिन जो लेंडर थे वो अलग अलग थे। ओके, एक में अलग लेंडर थे, एक में अलग लेंडर थे, ये चीज हुआ था, सीधी सी बात है। तो अब उनके साथ क्या हुआ, उन दोनों को ही बकायदा सेक्शन 25 और चेक बाउंस में, अब वो गड़बड़ मत लेना। चेक बाउंस में होता कि आपने चेक दिया है, उसको बाउंस करके उसके ऊपर केस करा गया, और जो सेक्शन 25 होता है उसमें ईसीएस बाउंस का जो केस है वो आपके ऊपर डाला जाता है। ये चीज होती है और कुछ नहीं। दोनों लमसम सेम है, 100% दोनों के अंदर चीजें सेम है। दोनों एक दूसरे की बहन है, बस नाम चेंज हो जाता है, चीजें चेंज हो जाती है और कुछ नहीं, ठीक है। तो हुआ क्या, जो बैंक है वो ज्यादातर करते क्या है कि एक सीरीज में नोटिस भेजते हैं बकायदा। जब लॉट बन जाता है ना, जैसे आप देखोगे तो आपका जो नंबर रहता है ना, रेफरेंस नंबर, वहां पर भी लिखा रहेगा
लॉट नंबर 2, लॉट नंबर 3 ऐसे करके जो जितने लॉट बनते हैं ना उसके हिसाब से होता है। अभी एक लॉट में मान लेते हैं 500 केस है या फिर 100 केस है या 10 ही केस है, चलो कोई बात नहीं है। तो अब जो 10 बंदे होंगे ना उनको एक साथ नोटिस जाएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है, जैसे मान लेते हैं आपको सेक्शन 25 का या फिर चेक बाउंस का पैनल के थ्रू नोटिस आया, अभी समन की बात नहीं आ रही है यहाँ पर, आपको पैनल के थ्रू नोटिस आया है। तो देखो वो नोटिस क्यों भेजा जाता है, नोटिस इसलिए भेजा जाता है कि वो नोटिस मैंडेटरी है। अगर वो लोग आपको नोटिस नहीं भेजेंगे तो वो लोग केस नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि नोटिस भेजा है तो केस करे, जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ वो नोटिस इसलिए भेजते हैं अब मेक श्योर करने के लिए कि अगर नोटिस उन्होंने भेजा है तो वो आपके ऊपर आगे चल के केस कर सकते हैं। ओके, अब यहां पर क्या चीज मायने देती है, यहां पर क्या चीज आपको मायने देती है, यहां पर मायने देती है आपकी स्किल ऑफ कम्युनिकेशन। या ये कैसे, मान लेते हैं कई लोग क्या करते हैं, आप जैसे मान लेते हैं 100 लोगों को नोटिस भेजा गया सेक्शन 25 का, इन क्लाइंट के साथ क्या हुआ, इन दोनों को भी सेम जगह से सेम टाइम पे सेम डे पे नोटिस आ गया। ओके, सेम एडवोकेट ने भेजे थे, सेम वही था, लेंडर अलग थे बस, और कुछ नहीं है, ये फर्क था और कुछ नहीं था, ठीक है। अब दोनों को ही मैंने सेम सलाह दी, मैंने बोला आप एक काम करिए, तुरंत रूप से हमें इसका एक लेटर बना के देना पड़ेगा जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बकायदा एक प्लान बताएंगे, चीजें बताएंगे और इन्हें केस ना करने के लिए एक नसीहत देंगे। जी हाँ, हम लोग सीधे तो मना नहीं कर सकते, ये आप नहीं करोगे, आप कर ही नहीं सकते, हम ये तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ हम ये बोल सकते हैं कि भाई साहब आप क्यों करोगे केस, देखो आपके और केसेस चल रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, ये सब चीजें हैं, आप एक जब लीगलाइज लेटर बना के उन्हें दोगे तो उन्हें इतनी परेशानी नहीं होगी सेक्शन 25 और चेक बाउंस पे। मैं आपको एक वो दे रहा हूँ, समझ रहे हो, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो हुआ क्या, अब मैंने दोनों लोगों को बताया, अब कुछ लोग है ना 1.5 साल बनते हैं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, कुछ लोग बनते हैं 1.5 साल। अब ये जो मुंबई वाले क्लाइंट थे ये बन गए 1.5 साल। कैसे, इन्हें कुछ लोगों ने बता दिया कि भाई साहब अभी ये जो नोटिस आपको आया है ये पैनल का नोटिस है, इसका कोई जवाब नहीं देना होता। जी हाँ, ये पैनल का नोटिस है, इसका कोई जवाब नहीं देना होता, इसका जवाब दे रहे हो कोई फायदा नहीं है, आपका नुकसान है, आपके लिए दिक्कत है, पैसा बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। तो क्या हुआ, उन्होंने नहीं लिखवाया, मैंने उन्हें बोला लेकिन उन्होंने नहीं लिखवाया, और बाकी मैं इतना किसी को फोर्स नहीं करता, आपकी मर्जी है, आप देखो जैसे तैसे। अब जो अहमदाबाद वाले थे वो बेचारे, उन्होंने बोला कि सर देखो जैसा हो पाए, ये केस ना हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हमने क्या करा, सेम लॉट था, बकायदा लॉट नंबर भी सेम था, बकायदा उनकी जो सीरीज वाइज थी ना उसमें सिर्फ कुछ मिला के 18 लोगों का फर्क था, ठीक है। जैसे इनकी सीरीज नंबर जो थी वो 22 थी और उनकी सीरीज नंबर कुछ 40 या ऐसे कुछ प्लस थी, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, इतना था, इतने बीचों का बंदों का फर्क था खाली। अब हुआ क्या होगा, हमने उनका रिप्लाई लिखवाया, ऑब्जेक्शन फाइल करी, वहां से एक काउंटर रिप्लाई आया कि भाई साहब देखिए ये परेशानी है, आप क्या करिए, आप हमें प्रॉपरली बताइए कि आप क्या करना चाहते हो। तो हमने वहां पर सेटलमेंट की बात रखी, सब चीजें बताई, हमने वहां पर जो फंड इशू है सारी चीजें वो भी करा। उसके बाद हमें कोई रिप्लाई वैसा खास नहीं आया, ठीक है। लेकिन विदिन क्या होता है, विदिन 1.5 महीने के बाद जो ये मुंबई वाले क्लाइंट है उनके ऊपर केस फाइल हो जाता है। केस कहां फाइल होता है, वेस्ट बंगाल, जी हाँ कलकत्ता के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, वहां पर इनके ऊपर केस फाइल हो जाता है सेक्शन 25 का। अब जब इनके पास सामान आता तभी मुझसे वो करते हैं, मैंने उन्हें समझाया, मैंने, अब इतना पुराने थे, 1.5 महीने बाद बात हुई तो मेरे को थोड़ा समझने में याद आ गया, मैं क्या हाँ आपका केस था, ये चीजें थी, तो मैंने उन्हें एग्जाम्पल दिया, मैं क्या देखो उनका लिखवाया, उनका भी नहीं आया, आप एक काम करिए, वेट करिए, उनका भी देखते हैं, उनका अगर आएगा तो ठीक है। आप बात नहीं मानोगे, उनका कुछ भी नहीं आया, जी हाँ, उनके ऊपर कोई भी केस नहीं हुआ। और ये चीज मैं मल्टीपल टाइम्स देख चुका हूं, मल्टीपल टाइम्स देख चुका हूं। जिस भी नोटिस का आप एक बार रिप्लाई कर देते हो तो वहां के जो एडवोकेट है उन्हें पता चल जाता है। आगे चलो देखो, जो बैंक का पैनल है, जो उनके एडवोकेट है, उनको पता है कि क्या चीजें करनी है। अगर आप यहां से रिप्लाई कर रहे हो तो एक दो चीजें होती है, देखो मेन क्या चीजें है, एक तो वो समझ जाते हैं कि ये बंदा पढ़ा लिखा है, ये आगे चल के अगर हम केस कर भी देते हैं तो बेल ले लेगा, फिर केस चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी ये कह रहा है सेटलमेंट की बातें कर रहा, सब चीजें है, तो आगे चल के सेटलमेंट कर ही लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, वहां पर जाके भी सेटलमेंट होनी है, यहाँ पर जाके सेटलमेंट होनी है, कोर्ट में जाके क्या होगा, कुछ नहीं, खर्चा होने वाला है। जब आप कोई रिप्लाई ही नहीं दोगे, जब आप कोई रिप्लाई ही नहीं दोगे, आप जब कोई ऑब्जेक्शन फाइल ही नहीं करोगे, जैसे मान लेते हैं चलो आपके ऊपर ईसीएस बाउंस का केस करा गया, ओके, ईसीएस बाउंस का केस करा गया या फिर चेक बाउंस का केस करा गया। अब मान लेते हैं चेक बाउंस का केस करा गया आपके ऊपर, आप पे बताया गया कि चेक पे भाई साहब ये 2 लाख रुपए है, ये आपको भरने पड़ेंगे, ये पे करवाओ वरना ये होगा, नोटिस आ गया। तो आप वहां पर बता सकते हो कि जी मैंने जो चेक दिया था वो तो सिर्फ 20,000 रुपए के लिए दिया था, उस पर जो साइन है वो तो मेरे साइन है ही नहीं, मैंने तो आपको ब्लैंक चेक दिया था, इस पे आपने साइन करके कैसे चीजें डाल दी। तो बकायदा एडवोकेट को, वहां जो उनके एडवोकेट होंगे उनको भी पता चलेगा, समझ रहे हो। आप लोगों को ये देखना है, पॉइंट्स निकालना है, एक बार पॉइंट निकाल लोगे तो आपके ऊपर ये चीजें केस नहीं होंगी, फिर आपका अमाउंट चाहे कितना बड़ा भी हो। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनका 40-40, 60-60 लाख रुपए अमाउंट है,
लेकिन उनके ऊपर केस क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्हें सारी चीजें पता है, वो सारी चीजें वो करते हैं, अपने अधिकार जानते हैं। ये भी एक तरीके से आपका अधिकार ही है। आपके ऊपर कोई लीगल नोटिस भेज रहा है तो आपको उस लीगल नोटिस का आंसर करना है। मान लेते हैं कोई कॉल आता है, कोई आपको धमकी देता है कि भाई साहब मैं केस फाइल कर दूंगा, तो आप उस पर क्या बोलोगे? बोलोगे ना कि भाई साहब तू किस बेस पे कर देगा, क्या कर देगा, क्यों कर रहा है? अगर आप डर के मारे बैठ जाओगे अपने घर में कि हाँ भाई साहब ये तो कर देगा यार, ये तो बहुत वो हो जाएगा, तो यार वो कर ही देगा। एक्चुअली बात समझ रहे हो? तो इसीलिए आपको इस तरीके से अपने ऊपर से केस को लमसम हटवाना है। आपको नोटिस रिसीव हो रहा, अभी केस नहीं हुआ, केस तो आगे चल के वही एडवोकेट डालेगा ना, या फिर कोई और एडवोकेट डालेगा। जब आपका एक सीरीज ऑफ नोटिस देखा जाएगा, आगे चल के मान लेते हैं केस फाइल भी कर दिया, वहां पर भी क्या होगा? वहां पर भी आप दिखा सकते हो कि भाई साहब आपने केस फाइल करा, मैंने तो वहां पर सेटलमेंट की बात करी थी, मैंने तो सारी चीजें बताई थी, मैंने तो अपना लिस्ट ऑफ नोटिस दे भेजा था, इस नोटिस में जो गलती थी वो बताई थी सारी चीजें, लेकिन उसका मुझे कोई खास रिप्लाई मिला नहीं, मुझे तो कोई चीज हुई नहीं। समझ रहे हो? तो इस तरीके से जरूरी नहीं कि केस आपके ऊपर हो ही हो, आपको इस तरीके से केस को ओवर टैकल करना है, आपको टैकल कर देना, सीधी सी बात है। समझ रहे हो? कई मैंने केसेस देखे हैं, आप लोग बात नहीं मानोगे, कि सेक्शन 25 के केसेस डाले जाते हैं, वहां पर जब हम लोग नोटिस के द्वारा टैकल करते हैं तो वो लोग बकायदा केस तक हटा लेते हैं। तो आप लोगों को डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये तरीका है, ये तरीका आप अपनाते हो तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और होना क्या है, दिन सेटलमेंट ही होनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। बैंक को भी पता चल जाएगा, एक डेट वाइज आप मान लो, चलो नोटिस आया, नोटिस में डेट डाल दो कि वैसे मैं 6 महीने बाद सेटलमेंट करूंगा, आप तब तक केस मत करना मेरे ऊपर। ओके, कोई बात नहीं, नहीं करेंगे यार, है ना? हो सकता है रिकवरी भी रुक जाए, ऐसा बहुत बार हुआ है कि हमने नोटिस में सेटलमेंट की बात करी तो रिकवरी रुक गई है। समझ रहे हो कि हाँ यार ये बंदा अभी सेटलमेंट की बात कर रहा है, अभी इसके पास फंड नहीं है, इसके बाद ये इशू है, ये हुआ है, लिखित में तो दो कम से कम। जो आप फोन पे बातें कर रहे हो ना, वो रिकॉर्ड हो गया, उसका कोई फायदा नहीं है खास। समझ रहे हो? उसमें अगर आप कोई इनपुट डलवा भी दे रहे हो, सारी चीजें कर दे रहे हो, आरटीपी डलवा दे रहे हो, पीपीटी डलवा दे रहे हो, तो वो कुछ नहीं, वो खाली रिकवरी के काम आ रही है। लेकिन जो लिखित में आप नोटिस का रिप्लाई कर रहे हो, वो एक्चुअल चीज है, वो एकदम अच्छी चीज है, जो कि आज नहीं तो कल आपको फायदा करेगी। तो इसलिए मैं आप सभी को बोलता हूं, कोई भी नोटिस आपको रिसीव हो रहा हो, ठीक है, किसी भी रूप से, कैसा भी, तो उसका तुरंत रूप से रिप्लाई लिखवाएं, खुद से लिखें, खुद के एडवोकेट से लिखवाएं, हमसे चाहो तो लिखवा सकते हो, किसी से भी लिखवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका एक रिप्लाई दो। एक बार रिप्लाई आप दोगे तो आपके जो चांसेस है वो 90% तक कम हो जाते हैं, और 90% के चांस भी कम नहीं होते। आगे चल के अगर दिक्कत होगी तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा। अभी खर्चा मत बताओ, अभी खर्चा मत बचाओ, आगे चल के दिक्कत नहीं होगी, आगे चल के अगर हुआ तो बहुत ज्यादा होगा। वो कहते हैं ना कि पहले ही ठीक कर लेनी चाहिए, वरना बाद में जाकर हॉस्पिटल में होती है, एडमिट होना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो इसीलिए था, ये सारी चीजें मेरे को आपको बतानी थी, इस चीज से अवेयर करना था। तो आप लोग कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो तुरंत रूप से चाहो तो मुझसे संपर्क कर सकते हो। यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, मुझे कोई कॉल मत करना, नॉर्मल कॉल मत करना, व्हाट्सअप पर कॉल मत करना, आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करना, उसके बाद मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।